Good evening, all. So, welcome all. आज गणपति का पूजन है और गणेश चतुर्थी जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, आज गणेश चतुर्थी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और दिल से ये आशा है कि आप गणपति जी का पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो हम टीचर्स को बुद्धि की बहुत ज़रूरत है और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप सभी को उनका आशीर्वाद मिले और जिस काम के लिए आपने शुरुआत की है, यहाँ हमारे साथ आप जुड़े हैं, वो मनोकामनाएं आपकी पूरी हों और आप हर काम में सक्सेस पाएँ, अचीवमेंट लें। तो इसी आशा के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू ऑल। और मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, आज लाइव फिर आपके सामने हूँ। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे तो मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो नहीं दे पाई थी। तो यू ऑल आर एजुकेटेड, तो यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम आई थिंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वेलकम तो हो गया हम सभी का, और धीरे धीरे जैसे ही आप जुड़ते जाएंगे तो मुझे थम्स अप से शो करते जाएंगे कि हाँ भाई हम जुड़ गए हैं, अपना नाम भेजेंगे एंड थम्स अप शो करेंगे। तो ये आप एवरीडे का एक रूल बना लीजिए और देखते हैं कौन कौन रूल को फॉलो करता है, कौन कौन मुझे अपने कमेंट्स देता है, अपने नाम के साथ थंब के साथ शो करता है। तो कल का जो क्लास था वो कंप्लीट तो नहीं हो पाया था, तो हम एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, ताकि जिनका भी मिस हो गया है और वीडियोस कई लोगों को मिल नहीं रही है, तो कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सॉरी गाइस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो के साथ। तो होप आप लोग सब रेडी होंगे अपने पेन के साथ और डायरीज़ के साथ। आप लोगों ने अभी तक तो एक सेपरेट डायरी बना ली होगी आई थिंक। मैंने कहा था आप लोगों को एक सेपरेट डायरी आप लोग प्लीज़ ज़रूर बना के रखें, जिससे कि कम से कम ये रहेगा कि हाँ मैंने अपने एक डायरी बना लिया है कंप्लीट। एक इसमें आप मतलब अपना पूरा सेपरेट एक नोट बनाइए, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके पास वो सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स भी रहेंगे और साथ साथ जब आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो जब आप लास्ट टाइम में रिवाइज करेंगे उस चीज़ को, तो वो रिवीजन टाइम में आपको बहुत ही वो हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हम फिलअप फॉर्म के साथ जब जुड़ते हैं तो इसमें ये हमारा एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, बेसिक कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट, हैकिंग। और मैं आपको हमेशा ही ये बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब कोर्स को तो ज्वाइन करना ही चाहिए। अवनी सिंह ज्वाइन कर चुकी हैं, वेरी गुड। इसी तरह और लोग भी अपना थम्स अप शो करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे लगता है कि हाँ मैं आप लोगों से अब जुड़ गई हूँ, नहीं तो हम सिर्फ बोलते रहते हैं और हमको ये नहीं पता चलता है कि हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को भी नाम से ही पहचानूंगी और आप लोगों के कमेंट से आप लोगों को मैं भी रिप्लाई दे सकती हूँ कि हाँ आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछेंगे, किसी भी तरह का डाउट है तो आप शो करेंगे। बस थम्स अप शो करते जाइए कि आपने क्लास में एंट्री ले ली है। ये एक रूल बना लीजिए, ओके। तो अब हम आगे देखेंगे कि फ्री जो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो बेसिक कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट और हैकिंग, ये आपको ज्वाइन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाता है कि यस मैं कंप्यूटर का काम कर सकती हूँ। आप कहीं भी जाइए, आपको आजकल तो जॉब में ये भी हो गया है कि आपका जो डिग्री वगैरह है वो तो देखा ही जाता है, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज है क्या। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आजकल ये कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है ये तो रिक्वायरमेंट रहती ही है, हर जगह आप जाइए वहाँ। तो इसलिए ओके, सुधीर जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सुधीर, एंड थैंक यू अवनी, सॉरी रितु। तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड। और बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करिए ताकि आप कुछ भी मिस आउट आपका ना हो।
शुरू से आप जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें हम अभी ये बता रहे थे कि फिलअप फॉर्म जो है एक हमारी ऐसी वेबसाइट है जो कि एजुकेशनल है और इसमें और भी बहुत अलग अलग कोर्सेज हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं। कंप्यूटर का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाता है कि अगर आप KVS, NVS और सीटेट नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PGT TGT के लिए ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को अवेलेबल हैं। देखिए, ऑफलाइन और ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है ना। तो अब हर कोई चाहता है कि हमको घर बैठे ही सारा कुछ मिल जाए। तो देखिए, इससे अच्छा कंप्लीट पैकेज आपको कहाँ मिलेगा कि आप घर बैठे हैं, आपको सुबह से रात तक का पूरा टाइम आपका सेट है, एक बहुत अच्छा स्केड्यूल बन जाता है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडीज़ कर सकते हैं और सब सब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिल रहे हैं। फिलअप फॉर्म पे ही सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और तो मॉर्निंग 8 o'clock आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और नाइट 10 o'clock तक आपका क्लास चलना है। तो 8 o'clock में करंट GK की क्लासेस होती हैं इन द मॉर्निंग और मॉर्निंग में ही 9 o'clock SST। ये एक घंटे की क्लासेस हैं, 1 hour की क्लासेस हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी और आपको आगे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा क्योंकि जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है इसके साथ। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे तो आपको आगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम घर बैठे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो घर बैठे हैं, आज हमें जाना था मंदिर, तो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि चले जाएं। ऐसा हो सकता है कि हमको घर से निकलना होगा और रास्ते पर चलना होगा। जब हम रास्ता शुरू करते हैं चलना तो हमको उसके आगे का रास्ता दिखाई देता है। तो कोई सीढ़ी है, सीढ़ी पे आप चलते हैं तो सीधे फर्स्ट स्टेप से आप टॉप पे नहीं पहुंचते हैं, आपको चलना पड़ता है, एक एक स्टेप पार करना होता है। तो ये जो स्टेप है ये कहाँ से होगा? सबसे पहले आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर आपको नोट्स खुद भी बनाने होंगे। आप हमेशा कहते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, मैं ये कहूँगी नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बट क्या आप खुद नोट्स बना रहे हैं? आपके शॉर्ट नोट खुद रेडी होने चाहिए। वो सब कुछ आपको रिवीजन के टाइम में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि हम तो आपको नोट्स दे देंगे, आपको पका पकाया खाना मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने क्या बनाया, तो आपने खुद के लिए क्या किया? क्योंकि वो नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं वो जीवन भर आपके काम आने हैं। किसी और के नोट्स पे आप जीवन नहीं काट सकते। तो नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपना शॉर्ट नोट खुद बनाइए। और इतना अच्छा स्केड्यूल आपको मिल रहा है तो 9 AM पे आपको मॉर्निंग में SST की क्लासेस मिल जा रही हैं। 10 पे अभी बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू अंजू जी। मीन्स में 19 में दिया था सीटेट जो मेरा क्लियर हो गया है। ओके, जो अभी ओके ठीक है, वेरी गुड अंजू। तो 12 o'clock में आपकी GK की क्लास है और 1 PM पे आपकी 2 क्लासेस हैं। जनरल इंग्लिश की भी आपको क्लास मिलती है और संस्कृत की भी मिलती है। तो ये दोनों क्लास में से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 3 o'clock पे आफ्टरनून में CDP की क्लास होगी और 4 o'clock रीजनिंग की, 5 o'clock होम साइंस, 6 मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी एनवायरनमेंट साइंस की क्लास लेके, 7 o'clock कंप्यूटर की और फिर 10 o'clock जनरल हिंदी की। और आपको बीच बीच में पता ही है कि आपको ब्रेक्स भी मिल जाते हैं। सो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे अरे लंच का टाइम नहीं मिला, मुझे डिनर का टाइम नहीं मिला। ये कोई एक्सक्यूज़ इसमें नहीं चलेगा क्योंकि टाइम टेबल हमारा बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। न्यू सीटेट का बैच भी 15 से चालू हो गया, 15 अगस्त से। तो इसमें भी मॉर्निंग से लेकर के पूरा नाइट तक का स्केड्यूल टाइट है बिल्कुल आपके लिए। और इसमें भी आपको ब्रेक्स मिलते हैं फॉर योर रिफ्रेशमेंट कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, रिफ्रेश हो जाइए, थोड़ा टीवी देख लीजिए, गाने सुन लीजिए, ताकि आपका थोड़ा लग जाए कि यस अब आगे हम पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेक तो होना ज़रूरी है। तो 9 o'clock SST की क्लासेस हैं, 10 o'clock मैथ्स की, फिर एक अच्छा लंबा गैप मिल जाता है। इस टाइम पे आप बहुत सारी अपनी तैयारियां और कर सकते हैं, कुछ काम अपने निपटा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 1 बजे आपकी क्लास रहेगी जनरल इंग्लिश की और संस्कृत की, जो आप चॉइस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 o'clock CDP, 4 o'clock रीजनिंग की क्लास है और 6 एनवायरनमेंट, 7 में आपकी कंप्यूटर की क्लासेस हैं और 10 में हिंदी की। इस तरह से आपका पूरा एक बैच कंप्लीट हो जाता है सीटेट का। अगर आप मॉर्निंग से बैठते हैं तो आपको रात 10 बजे तक बिल्कुल बीच बीच में आपको ब्रेक्स भी मिल जा रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा ब्रेक आपको इसमें तो और बहुत अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट्स कम हैं तो बहुत अच्छा आपको इसमें ब्रेक मिल जा रहा है, जिसमें आप थोड़े थोड़े और भी कुछ कुछ काम
कर सकते हैं। और देखिए आपको इसमें शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, एक नंबर नीचे है 8209837844। ये नंबर आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी आपको होती है कि भाई अब हम कैसे कांटेक्ट करें, तो आप फिलअप फॉर्म को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं उनको। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को सिलेबस तो बता दिया था। सिलेबस में आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। जिनको कोई दिक्कत होगी वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस को बताया है। और आगे हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो आगे हम पैटर्न देखेंगे, तो पैटर्न से हमको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इतने इतने मार्क्स के ये पेपर आने वाले हैं, तो हमको इस तरह से तैयारी करनी है। पैटर्न बहुत ईजी है, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो इसका पैटर्न में देखिए, सब्जेक्ट्स आपके हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और आपके नंबर्स हैं और टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और नंबर आपको कितने रहेंगे, और टोटल टाइमिंग जो है वो आपकी दी हुई है। सब्जेक्ट्स आपके हैं बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको कि CDB कहा जाता है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 30 होगी, 30 आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और इनके जो अंक हैं वो भी 30 होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एक प्रश्न में एक एक नंबर है। ठीक है ना, हर एक प्रश्न एक नंबर का होगा, 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैथ्स। सेम है, मैथ्स में भी 30 उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 30 और 30 मार्क्स आपके रहेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है। भाषा 1, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, 30 मार्क्स के हैं सेम। और लास्ट में आपको मिलता है पर्यावरण अध्ययन, मतलब एनवायरमेंटल साइंस, ये भी 30 मार्क्स का होता है। अब अगर इसको हम पूरा टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 150 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर। ठीक है, तो ये 150 मार्क्स जो हमारे टोटल हैं, हमको इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारा टाइमिंग है वो 150 मिनट्स मिलते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का समय मिल रहा है। तो ये 1 मिनट में ऐसा हो जाता है कि आपको सबसे पहले तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है कि हम जो करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो अपने मन को पहले तो बहुत कंट्रोल में करिए, नर्वस होना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप टीचर हैं। टीचर कभी नर्वस नहीं होता है, वो दूसरों को हिम्मत देता है, तो आपको नर्वस नहीं होना। तो आपका एग्ज़ाम का सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि आपको नर्वस नहीं रहना है। आप हमेशा खुद में पॉजिटिव रहेंगे कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बेस्ट होगा। तो आपको ये लेके चलना है, अपने आप को बेस्ट लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए 150 आपके क्वेश्चंस हैं और टाइमिंग भी आपकी 150 है। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अच्छी बात सबसे ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे क्या होता है कि कई बार हम थोड़ा बहुत गेसिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई हो सकता है कि ये आंसर हो, ये हो, तो आपने एक टिक लगा दिया एक गेसिंग से कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने इसलिए बताया कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं एग्ज़ाम को और उनको थोड़ा सा पैटर्न में समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई पैटर्न कैसा होगा, हम कैसे करें। तो ये इसलिए मैंने आप लोग को एक बार क्लियर कर दिया। और एक चीज़ आप लोग को है कि टाइमिंग को आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या आप अगर हड़बड़ा जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो उसमें आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं ना कि हमें पता होता है आंसर, लेकिन जल्दबाजी में ही हम उसको गलत करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा शांत रहिए उस समय और काम करिए अपना टारगेट। कई लोग सोचते हैं कि अरे 90 मार्क्स तो पास होने के लिए चाहिए, 90 ही रखते हैं टारगेट कभी भी छोटा मत रखिए, अपना लक्ष्य बहुत ऊपर रखिए। क्योंकि जो आप लक्ष्य रखते हैं हमेशा वो लक्ष्य आपको नहीं मिलता है, कभी उससे ऊपर भी मिलता है और कभी नीचे भी मिलता है। अगर आप 90 रखेंगे टारगेट कि बस मुझे पास होना है, तो इसमें अगर आप थोड़ा भी नीचे आते हैं तो आप पास नहीं कर पाएंगे। तो आपका टारगेट टोटल 150 मार्क्स के हैं, टारगेट आप 130-140 रखिए कि अगर आपके थोड़े नंबर कटते भी हैं तो आप कम से कम एक अच्छे नंबर लेके पास होंगे। तो अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि इसके पासिंग मार्क क्या हैं। ठीक है, तो 90 मार्क्स जो हैं अगर आप इसमें ले आते हैं 150 में, तो वो जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स हैं। और ST SC या OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 83 मार्क्स होने से आप पासिंग मार्क्स आपके हो जाते हैं। क्योंकि इसमें 60% जो है वो मार्किंग होती है जनरल के लिए, पासिंग मार्क्स जो हैं 60%, जो कि 90 मार्क्स शो करता है, और 55% फॉर ST SC एंड OBC। ठीक है, उनको कुछ थोड़ा रिलीफ दिया जाता है, आप लोगों को मालूम ही है। तो उस हिसाब से उनको 5% जो है वो रिलीफ मिल जाता है।
तो भी आप टारगेट अपना अच्छा रखिए, ताकि थोड़ा भी अगर जैसे कई आंसर होते हैं हम गलत कराते हैं, तो वो अगर एक आध नंबर हमारे कम ज़्यादा होते भी हैं तो हम एक बैलेंस में चलेंगे। अब देखिए, कई का कहना मन में कई लोगों को चल रहा होगा कि कोई बात नहीं, अगर हम 90 मार्क्स ले आते हैं तो भी तो हम पास हैं, और अगर हमने 120 या 100 अबव नंबर लाए तो भी तो हम पास हैं। तो अंतर क्या हुआ? अंतर यही हुआ कि एक 60% लाने वाला बच्चा और एक 95% या उससे अबव लाने वाला बच्चा, उसमें अंतर होता है ना। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि किस तरह से मैं अच्छी मार्किंग लेके आऊँ। सिर्फ पास होना मेरा जो गोल है वो नहीं है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है ताकि मेरा अपना सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हाई हो। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे हर चीज़ में, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं सीटेट के, आप अपना 100% इस टाइम इसमें लगा दीजिए। कई लोग होते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये कर लें या वो कर लें, वैसा मत करिए। आप कोई एक एम लेकर के चलिए, उस पर आप फाइट करिए। आपका वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेकंड एम को लीजिए। अगर आप एक साथ 2-3 चीज़ें लेके चलेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप पजल्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, और आप अपना 100% उसमें नहीं निकाल पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप 100% अगर देना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू करिए, ताकि आप एक अच्छे जगह पे पहुंच पाएँ और वहाँ एग्ज़ाम दें, ताकि आपको ये रिग्रेट ना रहे अंदर से कि ओफ मैंने तैयारी नहीं की थी और मैं एग्ज़ाम देने आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। हमको तैयारी बहुत अच्छी हमारी होनी चाहिए, प्रिपरेशंस अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। सो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंबर्स, सो थैंक यू फॉर ऑल मेंबर्स। आप जुड़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में जुड़ते हैं और कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बताया था, बट कंटिन्यू हम नहीं कर पाए थे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो परिवार का ही हमारा सब चल रहा था, फैमिली किस किस तरह की फैमिली होती है वो चल रहा था। तो स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग का आई थिंक पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अब जब परिवार से हम जुड़े होते हैं तो परिवार के जो 2 टाइप्स होते हैं, बेसिक जो 2 टाइप्स होते हैं, वो जॉइंट और स्मॉल होते हैं, जिनमें कि जॉइंट फैमिली के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि क्या क्या होते हैं। तो परिवार जो होता है उससे बड़ा सच में कोई धन हमारे पास नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जो अनमोल है, क्योंकि वो मैंने आप लोग को बताया था कि वो गॉड गिफ्ट है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। गॉड की तरफ से जो दिया हुआ गिफ्ट है वो हमेशा अनमोल होता है, उसका कोई मोल नहीं है। तो परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। कोई दिक्कत होती तो आप अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं। माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है। आप कोई तकलीफ़ में हैं तो आप माँ के पास ही जाके अपना दुख बोलते हैं कि माँ ऐसा हो गया, माँ ऐसा हो गया। तो वो दुख माँ सुन लेती है कि हमारा आधा दुख तो वैसे ही कम हो जाता है। और भाई और बहन का तो आप किससे तुलना करेंगे। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं है, हम परिवार के बिना हम जी नहीं सकते। और परिवार जो है, फैमिली आर लाइक ब्रांचेस ऑन अ ट्री, वी ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस येट आवर रूट्स रिमेन एज वन। हमारी जो जड़ें हैं वो हमारे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उस पेड़ की जड़ हैं और स्टेम हैं, जो तना होता है मजबूत एक तने के रूप में वो होते हैं, और हम उनमें निकलने वाली वो डालियां हैं जो कभी इधर चली जाती हैं कभी उधर चली जाती हैं, लेकिन जुड़ी एटलीस्ट उनके साथ ही रहती है, उस रूट से ही सब कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो अब इसमें मैंने आप लोग को एक जनरेशन का भी बताया था कि जो हमारी फैमिली होती है उसमें जनरेशन का भी काफ़ी गैप हम देखते हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली हम देख रहे हैं तो वहाँ जनरेशन गैप्स हमको दिखते हैं कि जैसे 3 पीढ़ी एक साथ रह रही है, एक ग्रैंडफादर मदर हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं और आप खुद हैं। तो ये 3 पीढ़ियाँ हैं, और ये कितना भी आप करेंगे ना, ये तीनों पीढ़ियों में कुछ ना कुछ डिफ़र ज़रूर होता है। सोच जो होती है ना इनकी वो अलग अलग होती है। विक्टोरिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मैसेज कर रही हैं, यस यस मैंने देख लिया है कि आप जुड़ गई हैं। अंजू जी भी जुड़ गई हैं, सुधीर जी, अच्छा वेरी गुड फाइन, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ कंटिन्यू। और जो भी आप लोग को डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे तो आप तुरंत मुझे कमेंट करेंगे।
अगर छोटा सा टॉपिक उसमें बनता है तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी, और लग रहा है कि नहीं उसमें एक बड़ा टॉपिक बन सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी उसे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, क्योंकि अभी हम आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये था कि जो जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हैं, 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, जिनमें वो मेंटल जो स्टेट होता है ना वो डिफ़र करता है हमेशा, कि उनकी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो पीढ़ी एक गई है वो कुछ अलग तरह से उनका थॉट प्रोसेस चलता है। फिर बीच का जो जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स का है उनका अलग, और सबसे जो छोटी जो अभी का जनरेशन है वो अलग सोचती है। तो वो थोड़ा बहुत क्लैशेस तो आते हैं हमेशा, उनमें एक मतभेद रहता है कि हाँ आप सही हैं या आप सही हैं, ये हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है। तो जॉइंट फैमिली में हमने देखा था कि उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक स्मॉल फैमिली जिसको कि हम छोटा परिवार कहते हैं, जिनमें कि 4 मेंबर होते हैं, उससे ज़्यादा अगर हो जा रहे हैं तो फिर वो एक तरह से बड़ा फैमिली हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई और जुड़ जाएंगे तो वो फिर छोटे परिवार वो नहीं रह जाते हैं। तो आजकल ज़्यादातर ये होता है कि एक पेरेंट होते हैं, कपल होते हैं, जो कि उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, जिनको कि छोटा परिवार कहा जाता है। तो छोटे परिवार के देखिए मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। हर चीज़ का आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, उसमें मेरिट्स भी होंगे और डीमेरिट्स भी होंगे। मेरिट्स मतलब आपको उसमें कुछ फ़ायदा भी मिलेगा, एडवांटेजेस होंगे, और डीमेरिट्स मतलब होते हैं कि आपको उसमें कुछ मतलब कमियां या नुकसान उसमें आपको होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल का हम बहुत यूज़ करते हैं, तो हम बोलते हैं अरे वाह मोबाइल में तो आजकल सब चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी खोलो यूट्यूब में देखिए आप, जैसे एजुकेशनल वेबसाइट से आप जुड़े हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ मोबाइल, ये एक पॉजिटिव साइड है, सकारात्मक पक्ष है एक मोबाइल का। लेकिन अगर आप इसका ही नेगेटिव पक्ष देखें तो वो नेगेटिव पक्ष क्या होगा कि हम बैठ के उसमें गेम खेल रहे हैं और कंटिन्यू गेम खेल रहे हैं, बस उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो वो हमारे लिए हमारे अंदर किसी तरह का डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमको और क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया वहाँ पे टाइम अपना बेकार किया। या सोशल मीडिया पे हम लगे हुए हैं, बस इसका उसका स्टेटस देख रहे हैं और उसको कमेंट कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं एट लास्ट बनता है। कि चलो कभी कभार आपने देख लिया ठीक है, लेकिन आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ उसमें बिता रहे हैं, कि आपने फेसबुक में देखना चालू कर दिया तो वो सबका आप देख रहे हैं कि भाई किसने क्या फ़ोटो डाली है, तो ये कहीं घूमने गया है, तो ये सब चीज़ों का कोई आप देखेंगे तो ये आपके डेवलपमेंट में इसका कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है, बल्कि ये आपको पीछे ही करेगा, क्योंकि आप खुद का डेवलपमेंट छोड़ के आप दूसरे को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप खुद को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो एक मोबाइल है उसके ही आप 2 पक्ष देख सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड है और दूसरा नेगेटिव साइड है। तो उसी तरह से स्मॉल फैमिली के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं कि मेरिट्स उनके क्या क्या होते हैं। तो ईच चाइल्ड रिसीव मोर पेरेंटल अटेंशन एंड एजुकेशनल एडवांटेजेस विच जनरली रेज हर सेल्फ स्टीम। मतलब उनको क्या होता है कि जब छोटे परिवार में बच्चे पलते बढ़ते हैं तो माता पिता का फुल अटेंशन उन पे रहता है कि भाई इसका पढ़ाई लिखाई अच्छा होना चाहिए, और बर्डन थोड़े उनके ऊपर कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमेरिट्स में जॉइंट फैमिली के कि अर्न करने वाला मेंबर एक ही होता है, उसकी कमाई से पूरा घर चलता होता है। तो कई बार क्या होता है, कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस उसको करने पड़ते हैं कि मेरी तो कमाई कम है तो मैं अपने परिवार का जो खर्च है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कटअप कर लेता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर लेते थोड़ा वहाँ। तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चों को इस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है इस तरह से कि उनको बहुत अच्छे हायर एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छे स्कूल में उनको नहीं डाल पाते हैं क्योंकि घर की और भी जिम्मेदारियाँ देखनी है। तो छोटे परिवार में क्या होता है कि अगर कमाने वाला एक है तो साथ में जो आश्रित लोग हैं, डिपेंडेंट जो हैं, वो 2 लोग ही रहते हैं या 3 लोग रहते हैं। तो इजीली क्या होता है कि हम अच्छी शैक्षणिक उनको जो उपलब्धि है वो दिला सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, उनको कोचिंग सेंटर में दे सकते हैं, अच्छे ट्यूशन्स क्लासेस उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनको दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा डेवलप करता है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हो जाता है, क्योंकि उसकी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है कि हाँ मैं एक अच्छे जगह से पढ़ रहा हूँ। तो जब आप एक अच्छे सर्कल में होते हैं जहाँ आपको अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, एजुकेटेड लोग मिल रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है। बट आप जैसे ही माहौल आपका अच्छा नहीं रहता है तो आपको लोग कैसे मिलेंगे,
ख़राब लोग मिलेंगे, जिसके कारण आपका जो डेवलपमेंट है वो भी कम होगा, क्योंकि आप जिनके साथ जिनके संगत में रह रहे हैं उसका आपके ऊपर असर ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत होता ज़रूर है, और बच्चों पे तो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हम उनको किसी अच्छे जगह पे पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी अच्छा ही होता है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि चिल्ड्रन इन स्मॉल फैमिली स्पेशली फर्स्ट एंड ओनली चिल्ड्रन, मतलब अगर एक स्मॉल फैमिली हम देखते हैं उसमें अगर कोई एक बच्चा है या पहला बच्चा है तो उसका क्या होता है कि टेंड टू हैव हायर स्कूल एंड पर्सनल अचीवमेंट लेवल देन डू चिल्ड्रन ऑफ लार्ज फैमिली, मतलब बड़े परिवार की तुलना में क्या होगा, उसके अचीवमेंट्स हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसको स्कूल में डाल दिया जाता है अच्छे माहौल में, जो मैं आपको बता रही थी वही पॉइंट इससे भी एक्चुअली जुड़ा ही हुआ है। ये दोनों पॉइंट ही एक तरह से आपस में इसी तरह जुड़ा हुआ है कि पहले वाला जो पॉइंट है वो आत्मसम्मान को बढ़ाता है, और दूसरा वाला जो क्या है कि वो अच्छी जगह पढ़ता है तो उसका जो थिंकिंग जो है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छी रहती है ना। तो अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा करते भी हैं, जैसी हमारी सोच होगी वैसा हम काम भी करेंगे। हम सोचेंगे ही खराब तो हम काम भी अच्छा नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा देख रहे हैं आपका आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट भी वैसा क्रिएट हो जाता है। तो आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, एक अच्छे माहौल में है, अच्छे एनवायरनमेंट में है, जिससे उसका डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो पेरेंट होते हैं इस चीज़ को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका परिवार छोटा है, बर्डन्स कम हैं, तो उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे स्कूल में, उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण उनको क्या होता है, डेवलपमेंट उनकी बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि छोटे परिवार के जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और होती है छोटे परिवार में, पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि वहाँ जो लेडीज़ होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा छूट भी मिला होता है, कई रोकने टोकने वाले कई नहीं होते हैं, तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से भी बहुत सारे काम कर सकती है। तो सेल्फ डेवलपमेंट उस परिवार में ज़्यादातर देखिए आजकल जो स्मॉल फैमिली हैं वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो वो वर्किंग फैमिली में भी काम दोनों कर पाते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब मनाही नहीं होती किसी चीज़ के लिए कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। सब अपने हिसाब से, एक डिसीजन पावर सबका बढ़ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर पूरा भार होता है अपने परिवार को संभालने का, तो वो अपने हिसाब से जो संभालते हैं। तो बच्चे में तो देखिए आत्मसम्मान की वृद्धि हो ही रही है, उनका जो सेल्फ स्टीम है वो हाई हो ही रहा है, लेकिन जो पेरेंट हैं वो उनमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता है, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो बहुत अच्छा हो जाता है डेवलप। तो एक छोटे परिवार का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा मेरिट है जो उनको मिलता है। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक बच्ची बैठी हुई है, तो ये पिक्चर देख करके आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, ये बच्ची क्यों बैठी हुई है ऐसे, और पीछे पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये पिक्चर देख के आप क्या समझ रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, कोई बता सकते हैं कमेंट में? कमेंट्स रुक गए हैं, आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बताइए मुझे कि इसमें आपको पिक्चर देख के क्या लग रहा है कि ये बच्ची बैठी है, पीछे पेरेंट बैठे हैं, क्या हो रहा होगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बच्ची है, मैंने इस पिक्चर को इसलिए आपको दिखाया कि आप देख सकते हैं कि बच्ची एक टेडी बेयर लेके बैठी हुई है और इसके जो पेरेंट हैं वो पीछे कुछ बातें कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से देखिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्ची उदास बैठी है, देखने से ही आपको लग रहा होगा फेस से कि ये थोड़ी उदास है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार के नुकसान। तो छोटे परिवार में कई बार ये भी होता है कि जो बच्चा होता है ना वो बहुत नेग्लेक्टेड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली में सॉरी हाँ, अंजू जी ने रिप्लाई किया है, पेरेंट बात कर रहे हों और बच्ची उदास है। हाँ यस, तो अंजू जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो पेरेंट हैं वो आपस में बात कर रहे हैं या किसी भी तरह के टॉपिक वो आपस में बिजी हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो उदास बैठा है ना। तो ये मैं आपको यही बताना चाह रही थी पिक्चर के माध्यम से कि जो बच्चा है
उसको ये लग रहा है कि मुझे कोई मेरे से तो बात नहीं कर रहा है, वो अकेला बैठा हुआ है। क्योंकि आजकल और ज़्यादा कैसा होता जा रहा है फैमिली कि मदर फादर हैं, उनका सिंगल चाइल्ड है, तो वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके साथ बात करने वाला, शेयरिंग करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट आपको बोल सकते हैं कि स्मॉल फैमिली का होता है, जो सफ़र करते हैं छोटे बच्चे। पेरेंट्स वर्किंग हैं, बिजी हैं दिन भर, और वो अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन वो बच्चा बेचारा क्या करेगा। वो स्कूल से आता है तो कई बार देखता है कि मेड है घर पे, मेड उसको हाँ भाई खाना खा लीजिए सारा कुछ करके दे रही है, बट एक जो पेरेंट का जो प्यार है वो उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि नाइट में मदर फादर आ रहे हैं, वो खुद इतना एग्जॉस्टेड हो चुके हैं अपने काम से कि अपने बच्चे को उसको ध्यान देने का उनको फुर्सत नहीं है। तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, नेग्लेक्टेड होते हैं, और ये होता है कि वो अपने परिवार के साथ ना शेयर नहीं करते हैं फिर बातें। जैसे आप जो भी मदर या फादर यहाँ होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो आते साथ वो क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं। आज हमने स्कूल में ये किया, आज हमने वो किया, आज हमने ये मस्ती की, आज मुझे इस टीचर ने डांटा, आज मुझे गुड मिला, आज मुझे मॉनिटर बनाया गया क्लास का। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ जो दिन भर में उन्होंने की होती हैं वो सारा कुछ आके वो बताते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने उनकी बातों को सुन लिया उस 5 या 10 मिनट, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारी सब बातें जो हैं हमारी मदर या हमारे फादर सुन रहे हैं। लेकिन अगर वो 5 और 10 मिनट आपने उनकी बातें नहीं सुनी तो वो जीवन भर आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा। तो सबसे आसान रास्ता बच्चों के साथ शेयरिंग का ये है कि आप छोटे से उनकी हर एक बात को सुने कि वो कह क्या रहे हैं। वो 5 और 10 मिनट सिर्फ आपको देने हैं, लेकिन वो आपसे हर एक बात आपको शेयर करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनके अच्छे दिन में भी आप उनके साथ हैं, और कभी अगर वो कुछ परेशानी में हैं तो भी वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको वो बता देंगे। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ बेटा आपको ये नहीं ये करना है। तो जो छोटे परिवार होते हैं ना, अक्सर उसमें ये नुकसान होता है कि जो बच्चा है वो शेयर नहीं कर पाता अपने दिल की बात। हाँ, विजय जी कह रहे हैं कि बच्ची अकेले फील कर रही है। यस, हाँ, तो इसमें क्या है कि जो मदर या फादर हैं उनकी ड्यूटी ये होती है कि एटलीस्ट आप कितना भी टायर्ड हैं, और टायर्ड होकर के आप ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप काम करके वर्किंग हैं, ठीक है, आप तो थके हैं, ये सबको पता है कि भाई जो काम करता है वो थक जाता है। लेकिन थोड़ी देर आप अगर अपने बच्चों के साथ वो बात कर लें तो एटलीस्ट वो अपनी छोटी सी बात आपसे शेयर करेगा हर एक दिन। बस आपको यही करना है। तो यही इसमें होता है कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इट प्रिवेंट्स अ चाइल्ड फ्रॉम बिकमिंग अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल। मतलब यह एक बच्चे को पूर्ण व्यक्ति नहीं बनने देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि वो आपसे बता नहीं पाता है, जिससे कि आप उसको सजेशंस नहीं दे पाते कि बेटा आपको ये करना चाहिए था ऐसे टाइम पे। वो मतलब उसको लगता है कि मैं किसको बताऊं। टीचर से भी कई बार होता है कि हर बात तो शेयर नहीं कर सकते, बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में, वो कैसे शेयर करेगा, तो वो अपने माता पिता से ही करेगा, है ना। तो बच्चे को क्या होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है उसका निखार नहीं हो पाता है। वो अपना देखिएगा कि शेयरिंग नहीं करते हैं बच्चे आजकल, अपना अकेले रहेगा, सेल्फिश नेचर उसका हो जाएगा, मतलब वो किसी से कुछ बांटेगा नहीं। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट मेक द चाइल्ड अ सेल्फिश इंडिविजुअल। अकेले में कैसे रहेगा कि मैं अपना लंच लाया हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं है शेयर करने की, उसने तो कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है घर में। उसे क्या पता कि शेयरिंग क्या होती है और शेयरिंग के मज़े क्या होते हैं। कि जो शेयरिंग करते हैं उनको मज़ा आता है कि अच्छा आज मैं बिस्किट लेके आया हूँ, तो मेरा फ्रेंड जो है वो हो सकता है कि वो सैंडविचेस लाया हो या कोई पेस्ट्री लाया हो। तो इस तरह से आपस में जब शेयरिंग करते हैं तो बच्चों को वो शेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, सोशल बनाता है। ये शेयरिंग सिर्फ ये नहीं कि उसने अच्छा खा लिया, ये उसको सोशल बनाता है कि आपको मिल करके कैसे रहना है। जब वो फिर आगे बड़ा होगा तो उसको ये फ़ायदा मिलता है कि उसको लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की आदत होती है। अगर वो छोटे से ही किसी के साथ कोई चीज़ शेयरिंग करना नहीं जानता है तो वो अलग थलग ही रहेगा बड़े होके भी। वो सोचेगा कि नहीं ये काम उसने कभी किया ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है। तो बच्चा जो है सेल्फिश बनता है। समटाइम्स अ स्मॉल फैमिली मेक्स पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिव एंड एक्सेसिवली अटेंटिव। कभी कभी हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत नेग्लेक्टेड है
और कई कई बार क्या होता है, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट भी होते हैं। कैसे? वहाँ पे फादर कहीं वर्किंग है, मदर वर्किंग नहीं है, मदर घर पे है। मदर ने सोचा है कि भाई मेरे बच्चे को जो है वो आईएएस बनाना है। उसने सपना देख लिया मदर ने कि मुझे मेरे बच्चे को आईएएस बनाना है। अब वो क्या करेगी, उस बच्चे की मतलब इच्छा जाने बिना कि उस बच्चे को क्या बनने की इच्छा है, उस पर अपना जो उसकी जो ड्रीम्स हैं वो बच्चे पर थोप देगी और उस पर क्या करेगी कि ज़्यादा उसके पीछे पड़ी रहेगी, ये करो सब्जेक्ट ये लो। तो वो ज़्यादा अटेंटिव होने में भी प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो खुल नहीं पाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आईएएस बनना ना चाहता हो, वो आर्मी में जाना चाहता हो। तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी जो इच्छा है जिस पे वो अच्छा कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ प्रेशराइज करके आईएएस बनाया जा रहा है, जो कि वो बनना नहीं चाहता है। वो तो आर्मी में जाना चाहता है या वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कई कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा अटेंटिव रहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को तो ये कराना है। एक्टिविटी में वो बहुत पार्ट नहीं ले पा रहा है बच्चा, लेकिन वो माएँ एकदम पीछे पड़ जाती कि नहीं लेना है हर एक्टिविटी में। अब बच्चा थक जा रहा है, उसके बहुत और काम हैं, आप थोड़ा सा उसके साथ रह के उसका समझिए बात को। तो वो नहीं, वो क्या कर रही है कि अपने जो उसके सपने हैं वो बच्चों पे थोप रही है। तो ये चीज़ भी बहुत ख़राब कभी कभी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं कि इट प्रिवेंट्स द किड्स फ्रॉम लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक चीज़ और है कि जो बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानता है। जो अकेला रहता है ना वो कई बार रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे दो हैं भाई बहन हैं, छोटा सा परिवार है, वहाँ दो भाई बहन हैं। तो कई कई बार होता है कि माँ बोल के जाती है कि बेटा हम थोड़ा पास में जा रहे हैं दुकान, आप थोड़ा मतलब भाई बहन है मान लीजिए, इस तरह से रह रहे हैं। तो एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। तो माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा और हम अभी आ रहे हैं, कुछ सामान लेना है। तो वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए गई, सामान लेकर के आई। तब तक उसने अपने भाई का बड़े प्यार से ध्यान रखा कि अगर वो रोएगा तो मुझे उसको चुप करा देना है या चॉकलेट्स दे देनी, बिस्किट दे देनी है। तो ये क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत हो जाती है। उसी तरह से वो छोटे भाई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत वो सिखाती है कि देखो अभी मैं पढ़ाई करूँगी ना तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो एक तरह से वो भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि हाँ मेरी सिस्टर पढ़ाई कर रही है तो मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक जिम्मेदारी होती है। जो क्या होता है कि जब बच्चा अकेले होता है ना तो उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती है, वो अपना जो चाहे कर रहा है, उससे सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको नहीं पता है। तो ये सोशल जब बच्चा बनता है आगे चल के, उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो छोटे परिवार का एक बहुत बड़ा ये नुकसान भी है। और लास्ट पॉइंट है कि चाइल्ड जो है वो फील करता है लोनलीनेस, मतलब उसको अकेलापन लगता है। जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया कि एक बच्ची अकेली बैठी है, तो ये बहुत बड़ा ये तो मतलब इतना ज़्यादा आजकल है कि छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आजकल देखने को मिलता है। बड़े तो आप छोड़ दीजिए, बड़ों का तो बात ही छोड़ना है इसमें, छोटे बच्चों को आजकल डिप्रेशन होने लगा है। तो डिप्रेशन इसीलिए होता है कि उनको वो अटेंशन, वो प्यार, वो साथ, वो उत्साह जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। स्कूल में कई बार होता है कि वो कई सारी परेशानियों से जूझते हैं और घर पे आके बता नहीं पाते हैं। और जब वो घर पे नहीं बताएंगे तो वो सॉल्यूशन स्कूल में भी नहीं कई बार हो पाता है, क्योंकि टीचर को नहीं मालूम होता कि इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि वो जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में रुक जाता है। तो हमने देखा कि एक छोटा परिवार जो है उसके नुकसान क्या होते हैं। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक जॉइंट फैमिली की मेरिट्स डिमेरिट्स देखे। आज हमने देखा कि एक स्मॉल फैमिली की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। ओके, लेकिन अब अगर हम सोचते हैं कि ये तो जॉइंट फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं, स्मॉल फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आखिर फैमिली होनी कैसी चाहिए जब इसमें भी इंसान परेशान है, इसमें भी परेशान है। तो एक जो आदर्श परिवार या आइडल फैमिली जिसको कहा जाता है वो होनी कैसी चाहिए, क्या होना चाहिए एक आदर्श परिवार में। तो हमारा अगला टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ एन आइडल फैमिली, एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, क्या है ये। तो आइडल फैमिली, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि आप लोग को जो स्क्रीन पे छोटे छोटे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। ये अगर आप वीडियो बाद में देखते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं, तो इसको पॉज कर करके आप इनके पॉइंट्स को डायरी में नोट करते जाइए। अभी साथ में लाइव अगर आप नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप लिख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं तो इट्स ओके। और अदरवाइज़ आप एक बार और वीडियो देखिए और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करिए। तो आपका ना साथ साथ ही
क्लास के साथ साथ आपकी शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी। ये शॉर्ट नोट आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे आगे चल के, क्योंकि जब आपको, मैंने आप बताया कि रिवीजन का जब टाइम आएगा ना, तो आप एक बार बस इसको पलटेंगे ना पेपर, तो आपको सारी क्लासेस याद आ जाएंगी। और अगर दिक्कत होती है तो आप वीडियो को एक बार और चला के देख सकते हैं। तो इससे आपको ये डेट वाइज आप इसको लिख के रखिए कि इस डेट में आपने ये वाली क्लास अटेंड की थी और इसमें मैडम ने ये बताया था। तो आप विथ डेट और इसके जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे एग्ज़ाम में। तो मैं कह रही थी कि व्हाट इज़ एन आइडियल फैमिली। तो आइडियल फैमिली होती क्या है कि भाई हम तो जॉइंट फैमिली में भी परेशान हो रहे हैं, स्मॉल फैमिली में भी हमको परेशानी है। तो आखिर एक आदर्श परिवार होना कैसा चाहिए, एक परिवार होना कैसा चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैंने साथ साथ कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी आपको बताई हूँ मैं आपको कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक जो आइडियल फैमिली होती है उसमें आपस में लोगों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो एक दूसरे को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फैमिली हो गई, अब बच्चे खेल रहे हैं आपस में, हम कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ये नहीं, बल्कि आपको देखना है कि भाई आपका बच्चा, उसकी परवरिश कैसे हो रही है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा उनको टाइम की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों को। वो अगर आप उसको प्रॉपर दे रहे हैं, प्रॉपर उसके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप उसकी बात को समझ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम भी आप उससे शेयर कर सकते हैं कि भाई बेटा आज तो मेरी तबीयत ख़राब है। अगर आप रोज़ उसकी बात सुनते हैं और किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब है, आप बोलेंगे कि ठीक है बेटा हम तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आज हमारी तबीयत ख़राब है, हम बाद में सुनेंगे, तो वो बच्चा बिल्कुल आराम से मान जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रोज़ उसकी बात सुनते हैं। आज आपकी तबीयत ख़राब है तो यहाँ पे उसने क्या किया, आपकी बातों को अंडरस्टैंड किया और उसने क्या किया, इस चीज़ के उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जो होता है, ये लगता है कि ओह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई कोई चीज़ें आपको कभी कभी छोड़नी भी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, जिससे कि आप एक हैप्पी फैमिली में रह सकते हैं। कभी आप कोई चीज़ छोड़ेंगे, कभी आपके परिवार वाले कुछ चीज़ छोड़ेंगे, तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और बैलेंस रहेगा। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बैलेंस डाइट पढ़ते हैं खाने में, आगे हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, सारा कुछ ये खाना होना चाहिए, सब चीज़ की आपको विटामिन भी उतना चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो उसी तरह से ये परिवार भी अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको आपको प्रॉपर डालना है। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, आपने नमक ज़्यादा डाल दिया और मसाले आपने डाले ही नहीं, तो वो सब्जी खाने लायक नहीं होगी। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है कि इतना इसमें ये होना चाहिए, नमक की मात्रा इतनी होनी चाहिए, इसमें मसाले इतने होने चाहिए और इतने देर इसको पकाना है। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि एक आदर्श परिवार में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबसे मेन पॉइंट है। आप क्या एक दूसरे को अगर समझ ही नहीं पा रहे हैं और किसी के लिए अगर आप थोड़ा सा भी कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज की बात ये हो जाती है कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले रखनी है बच्चों के साथ और उसको भी सिखानी है कि आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो वो आप जब एक दूसरे से बातें करेंगे तभी वो पॉसिबल है। अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है, देखिए पहले पहले जॉइंट फैमिली जो होती थी उसमें हम देखते थे कि पूरी एक पंगत लगाई जाती थी और वहाँ छोटे से लेकर के बड़े तक सब लाइन से बैठ जाते थे नीचे। पहले तो नीचे बैठ के खाने का प्रचलन था, तो वहाँ सब एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या चलता था कि शेयरिंग चलती थी आपस में, है ना। तो उससे क्या होता था, जो खाना खाते वक्त हम सब साथ बैठते थे और शेयरिंग करते थे, तो आपस में हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होता था, वो बॉन्डिंग अच्छी मजबूत बनती थी। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, सामंजस्य जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, आई थिंक आप सब समझ ही गए होंगे। और अगर आपकी फैमिली में भी इस तरह का कोई इशू है, आपको लगता है, तो ये चैप्टर पढ़िए, तो आप अपना खुद का फैमिली इसको फील करिए कि हमारे फैमिली में क्या 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 कमियां रह रही हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये हम पढ़ाई जो कर रहे हैं
ये हम लाइफ में खुद जी रहे हैं। आप खुद अपने लाइफ को सोच सकते हैं कि हाँ, मेरे लाइफ में भी मेरा एक परिवार है जो आदर्श परिवार है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ तक तो ठीक है कि अब हमने जान लिया कि हमारा जो परिवार है वो आदर्श परिवार होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए वो भी हमने जान लिया। अब बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है ना, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, तो वो 3 तरह से होता है। 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट, और थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में उसके शारीरिक जो भी विकास होता है उसको लिया जाता है। मेंटल जो है, मेंटल डेवलपमेंट मतलब होता है मानसिक विकास, और सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है आपका सामाजिक विकास। तो ये तीनों तरह से ही बच्चे को परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास, क्योंकि ये अगर हमारा शरीर ही सही नहीं है तो हम आगे और क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो हर तरह से स्वस्थ मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा शरीर मजबूत है तो हमारा मन भी मजबूत होगा, और अगर हमारा मन मजबूत है तो हमारे हर काम भी मजबूती से होंगे, है ना। तो बच्चे के शारीरिक विकास में परिवार का क्या योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के जीवन में क्या फ़ायदा देता है। तो आप सभी देखते होंगे कि अक्सर टीवी में ऐड आप देखते होंगे कि कॉम्प्लेन दिखाता है, हॉर्लिक्स का ऐड दिखाता है कि बच्चे की ये शारीरिक जो इसकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ जो है, इसमें आप कॉम्प्लेन पिलाइए तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, बच्चे का ऐसे ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगी उसकी। तो ये क्या चीज़ को बता रहा है, हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए बोल रहा है कि भाई आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि आपने ऐड में देखा भी होगा कि एक छोटे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो शुरू के 5 सालों में हो जाता है। जो बेसिक जो विकास जिसको हम कहते हैं वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट उस टाइम को माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो चलना सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो सबकी बातों को सुनकर समझना और काम करना सीखता है। स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल में भी वो बहुत कुछ सीखता है। तो एक जो सीखने का जो काम है, जो भी वो नई चीज़ें बातें अपने ला रहा है अंदर, वो टाइम उसका कौन सा होता है, 1 साल से लेकर के 5 साल तक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और इस टाइम पे जो फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिता रहा है, अपने फैमिली के साथ बिता रहा है। तो बच्चे का जो माइंड का जो डेवलपमेंट है, उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, जब आप उसको अच्छा खाना देंगे। उसको बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए, डाइट उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि आप आजकल क्या होता है कि फास्ट फूड, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये बच्चे जिद नहीं करते हैं, ये माता पिता की कई बार मैंने देखी है कि ये गलती होती है कि वो उनको शुरू से आदत डाल देते हैं कि चलो आज पार्टी करेंगे, आज यहाँ खाते हैं वहाँ खाते हैं, तो बाहर के खाने की उनको आदत हो जाती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो ये फास्ट फूड का जो प्रचलन आजकल शुरू हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उनका जो बॉडी का जो ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाता है। कई बार देखिएगा आप, बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे बच्चे भी आपको देखने मिलेंगे। तो ये कोई मोटे बच्चे हैं तो वो हेल्दी नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा तो एकदम मोटा है बहुत, तो वो हेल्दी कभी भी नहीं होता है। बच्चे का हेल्दी होना तभी माना जाता है जब वो बच्चा बहुत ही एक्टिव होता है, हर चीज़ में अटेंटिव होता है, फुर्ती से भरा हुआ रहता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। खेल कूद में देखिएगा छोटे बच्चे बहुत जो खेल कूद करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। ये उनके लिए इतना फ़ायदेमंद होता है। स्कूल में भी आप देखेंगे कि एक गेम्स का पीरियड ज़रूर रहता है। आप कहीं भी डालिए स्कूल में बच्चों को, एक पीरियड उनको गेम्स का मिलेगा ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उनका ग्रोथ ही इसी तरह होगा। उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए और उनको खूब खेलने भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि वो जो खाते हैं उससे उनका शरीर मजबूत होता है, खेलते हैं तो उनके हाथ पैर मजबूत होते हैं। अगर आप उनको बिल्कुल कोमल बना के बिठा देंगे तो वो फिर दौड़ना वड़ना नहीं कर पाएंगे, वो फिर वैसी थुलथुले बच्चे बन के वैसे बैठे रहेंगे। तो वो वैसे बच्चे हमको नहीं बनाना, हमको अपने बच्चों को क्या करना है, एक्टिव करना है। बच्चा माइंड से भी एक्टिव होगा और अपना फिजिकल वर्क से भी एक्टिव होगा। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो माता पिता का उसमें क्या रोल होता है कि वो उनको अच्छे से उनको डाइट पे कंट्रोल करें, अच्छा खाना दें, टाइम पर दें खाना, और फास्ट फूड वगैरह ना दें, जिससे कि उनका अननेचुरल टाइप से जो ग्रोथ होता है वो ना हो। और उसके बाद है कि जो बच्चा है उसको खेलने भी दिया जाए, और आउटडोर गेम्स भी उसको खेलने के लिए दिया जाए। जैसे उसको आप पार्क लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप
उनको झूले झुलवाइए, और जैसे सी सॉ होता है ना, स्लाइड्स होते हैं, उनमें करवाइए, आप उनको रनिंग करने दीजिए, साइकिलिंग करवाइए। छोटे छोटे बच्चे 5 साल के आजकल ईजिली साइकिलिंग कर लेते हैं, बहुत ईजिली। छोटी छोटी साइकिल्स आजकल मिलती है, ट्रेनिंग व्हील्स लगे होते हैं, तो बहुत ईजी हो गया बच्चों को। हम तो जब सीखते थे तो ट्रेनिंग व्हील्स हमको नहीं मिलती थी, हम गिरते थे फिर संभलते थे, और इस तरह से हमने साइकिल सीखी। आजकल तो इतना ईजी हो गया बच्चों के लिए कि वो ट्रेनिंग व्हील्स में बच्चे आराम से साइकिलिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये बच्चों को क्या है कि उनके मांसपेशियों का भी विकास होता है और वो शरीर से बहुत मजबूत होते हैं अगर आप उनको फिजिकल वर्क भी करवाते हैं तो। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए ये एक पिक्चर आपको फिर मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 4 मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं फैमिली के, जिसमें कि थोड़े ओल्डर मेंबर हैं 2, और 2 इसमें बच्चे दिख रहे हैं। आप लोगों के ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बच्चों के चेहरे पे बहुत मुस्कान है। इसका रीज़न कोई बता सकता है? जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान हमें दिख रही है, उसका रीज़न कोई बता सकता है कि क्या हो रहा होगा इस पिक्चर में? आपको देख के क्या लग रहा है? मुझे कमेंट करिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप जुड़े हुए हैं, नहीं तो मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो भाग गए क्लास छोड़ के, अब मैडम बोर कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे चाह रही हूँ कि आपके कमेंट्स भी मेरे पास आने चाहिए, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो थोड़ा कमेंट करिए, आप लोग भी बताइए कि आप लोग पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं, बच्चे क्यों स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चे जो हैं वो अपने, लग रहा है फिर जो ये पिक्चर है इसको देख के लग रहा है कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं और वो उनको कुछ स्टोरी सुना रहे हैं जो कि बच्चों को अच्छी लग रही है। बहुत इंटरेस्ट लेके वो उनके साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं बातें। तो ये क्या हुआ, एक फैमिली का सपोर्ट हुआ। ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन छोटे बच्चों को टाइम दे रहे हैं अपना, कि उनसे बातें कर रहे हैं। यस, अंजू ने कुछ लिखा है कि लग रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग बात शेयर हो रही। यस अंजू जी, राइट। बस अंजू जी का ही कमेंट आ रहा है मेरे पास, और किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। लगता है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लग रहा है क्लास से निकल गए हैं क्या। तो आप लोग जुड़िए साथ में, आप लोग इन्जॉय करिए क्लास को। आप कोशिश करिए कि आप इन्जॉय करिए। आप खुद अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आपने अपने दादा दादी से क्या कहानियाँ सुनी हैं या नाना नानी से कहानियाँ सुनी थी। तो पहले पहले तो इस तरह से होता था कि हमारे दादाजी बैठ जाया करते थे और बहुत स्टोरीज़ उनके पास होती थी, और हम लोग बिल्कुल गोल एक घेरा बना के उनके पास बैठ जाया करते थे, झुंड बना के, कि आज तो इनसे कहानी सुननी है। और कई बार ज़िद करनी पड़ती थी, वो सुनाते नहीं होते थे, उनसे ज़िद करके हम सुना करते थे। तो उसी तरह से कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात इनसे शेयर हो रही है, स्टोरी बता रहे हैं, तो बच्चे जो हैं क्या हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं इस चीज़ को सुन के। तो ये क्या हुआ, उनको एक तरह से मेंटली बच्चों को क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। दादा दादी अभी इनके साथ दौड़ दौड़ के इतने एज में खेल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, जिससे कि बच्चे खुश हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी बातों पे। तो आगे बढ़ते हैं। बच्चे के मानसिक विकास में परिवार का योगदान, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहला आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, मतलब शारीरिक विकास होता है। सेकंड आपका होता है कि मेंटल जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है। विजय जी का आया है कि ग्रैंडफादर के साथ बातें कर रहे हैं। यस राइट, तो बातें कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग कुछ शेयर कर रहे हैं आपस में। तो ये है उनका पिक्चर का मैंने जो बनाया था, इसीलिए आप लोग को दिखाया कि थोड़ा आप लोग को भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। बिल्कुल बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट के साथ हमको पढ़ना है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फैमिली का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की मानसिक जो इम्प्रूवमेंट जो उनका हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट जो उनका हो रहा है, वो किस तरह से होगा। तो परिवार में वो उनको क्या कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं जो बहुत मज़ेदार है। या कभी उनसे ऐसा होता है ना कि वो बताते हैं कि अरे हम तो पेड़ में चढ़े थे और पेड़ से गिर गए, तो हमको चोट लगी, लेकिन हमने घर में नहीं बताया, नहीं तो घर में और भी हमको डांट पड़ती। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बदमाशियाँ जो करते हैं वो दादा दादी ही शेयर करते हैं, मम्मी पापा क्या नहीं बताएंगे। मम्मी पापा क्या करेंगे, नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत सिंसियर बच्चे थे, तुम इतने बदमाश हो। लेकिन दादा दादी कई बार आपको बताते होंगे
कि हम ये बदमाशियाँ किया करते थे। और कई बार आपके मम्मी पापा की पोल भी वही खोलते हैं कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो क्या क्या बदमाशियाँ किया करते थे। तो ये बहुत मज़ेदार टाइम होता है जो उनके साथ हम बिताते हैं। और परिवार में क्या होता है, एक हमारी बॉन्डिंग बनती है, हम खुश होते हैं। कोई अच्छा ड्रेस पहना तो हम अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाते हैं कि देखिए हमने आज नई ड्रेस पहनी है, आज हमने एक इनाम जीता है स्कूल में, तो आज मुझे चॉकलेट्स मिले हैं, आज मेरा बर्थडे था तो बहुत सारे फ्रेंड्स आए तो क्या क्या गिफ्ट दिए, तो सब एक साथ बैठ के गिफ्ट खोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये उस बच्चे का मानसिक जो है उसका सोच में परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं कि यस हम ग्रुप में रहेंगे तो क्या क्या होगा। तो एक जो उनका शेयरिंग है, जो भी आपस में बॉन्डिंग है, इमोशनल हो चाहे जिस भी तरह का उनका आपस में बॉन्डिंग है, वो बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है। और वो अपना एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दुख सुख सब बांटते हैं। परिवार में यही तो चाहिए कि हम सुख और दुख उनसे बांट सकें, साझा कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो मानसिक विकास की बात हो गई। और अब है लास्ट है कि परिवार का योगदान बच्चे के सामाजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि देखिए आखिरकार वो बच्चे को क्या है, समाज में रहना है, परिवार में वो है। परिवार में फिर भी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कई चीज़ों को मतलब नेगलेक्ट भी कर देते कि ठीक है हाँ चलो हमारे बच्चे में ये कमी है, कोई बात नहीं, थोड़ा नेगलेक्ट भी करते हैं। लेकिन समाज इस चीज़ को नहीं छोड़ता है। अगर आपने अच्छा परवरिश आपको घर पे नहीं मिली है, संस्कार आपको अच्छे नहीं मिले हैं, तो जो आपको सोशल एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस आपको वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर में वो बात नहीं है जो आप किसी पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकें, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। या तो आप उतने हम्बल नहीं होंगे, उतने अच्छे आप सॉफ्ट स्पोकन नहीं होंगे, आपकी बातों को सुन के ही किसी को बहुत नाराज़गी आ जाएगी, आप अपने अकड़ में ही रहेंगे, आप सेल्फिश रहेंगे, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो डेवलपमेंट क्या हुआ बच्चे का, हमने आगे जो पिछला हमने पढ़ा कि उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है। तो वो जब हम परिवार में मिलजुल के बातें करते हैं, तो शेयरिंग करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं आती है। बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते हैं कि हमको हर किसी की इज्जत करनी है, अपने से जो बड़े हैं उनकी इज्जत करनी है। तो ये क्या चीज़ है, ये उनको सामाजिक जो विकास है उसमें उनकी हेल्प करता है कि आपको समाज में किस तरह से रहना है। वो बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम होता है। अगर हम बोलते हैं कि ये बच्चे की गलती है, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा जो है वो एक, हम कहते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि एक मिट्टी का एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसको कि कुम्हार जो भी शेप दे देता है वो उस शेप में बन जाता है। तो हम पेरेंट्स अगर हैं तो हम वो कुम्हार की तरह हैं, और गीली मिट्टी की तरह हमारे वो बच्चे हैं, जिसको हम जिस रूप में ढालना चाहें हम उससे देवता की मूर्ति भी बना सकते हैं, हम उससे पानी का मटका भी बना सकते हैं, हम उससे दिए भी बना सकते हैं, और हम उसको उसी तरह से छोड़ करके बिना कुछ बनाए उसको एक पत्थर का टुकड़ा भी बना सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम क्या बना रहे हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, उसको क्या दे पा रहे हैं। तो सामाजिक विकास जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान परिवार का होता है, क्योंकि जो परिवार के साथ आपका बच्चा सीखेगा कि भरोसा कैसे करना है किसी पे। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप बोलते हैं कि देखो बेटा कोई भी आएगा, बाहर कोई भी मिलता है तो आप उसको नमस्ते करो, ये सिखाते हैं आप। कोई आपके रिलेटिव से आप बोलते हैं, आप उनको पैर छू के प्रणाम करो। ये हम क्या सिखा रहे हैं, उसको एक सोशल लेवल पे तैयार कर रहे हैं कि आपको बाहर जाके बिहेव, आपका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आप किसी अनजान जगह में आए हैं, अब बच्चे को बोलते हैं किसी से बात नहीं करना, मतलब आप ये बता देते हैं कि हाँ हमको हर किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई भी अनजान है उससे आपको दोस्ती नहीं करनी है। बच्चों को आप क्या सिखाते हैं, कोई भी नया व्यक्ति है आपको अगर चॉकलेट दे रहा है बेटा, तो आप चॉकलेट नहीं लेना, उस चॉकलेट में हो सकता है कि आपको कुछ खराब मिला के वो खिला दे, या आपको वहाँ से पकड़ के वो ले जाए। तो ये हम बच्चों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। इससे बच्चा क्या सीखता है कि मुझे हाँ किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसका मुझे कैसे इज्जत करना है, कैसे उसको रेस्पेक्ट देनी है। तो उसमें ये हम्बलनेस आएगी, उसको किस पे फेथ करना है, ट्रस्ट करना है, ये वो सीखेगा, किस पे नहीं करना है। वो दूसरे लोगों से दोस्ती करना सीखेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये बच्चा तो अच्छा काम कर रहा है तो मुझे इसके जैसा बनना है। अगर परिवार में उसकी तारीफ हो रही तो वो बच्चा उसके जैसा बनना चाहेगा। तो ये आइडियल उसके दिमाग में वो बच्चा रहेगा कि हाँ मुझे इसके जैसा करना है। तो रिश्ते में जो है हम यही सीखते हैं कि हम बच्चों को हम क्या सिखा पा रहे हैं, हम उस रिश्ते में
मजबूती कैसे ला सकते हैं। और बच्चे को 3 स्टेजेस होते हैं जिन पे हम उनको तैयार करते हैं। पहला होता है उसका शारीरिक, उसका जो विकास है, डेवलपमेंट उसका है फिजिकल। उसके बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास। और थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन भर उसको समाज में रहना है, तो सोशल डेवलपमेंट उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो आगे चल के जब स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद जब वो कॉलेज जाएगा, कहीं वो काम पर जाएगा, तो उसको हर जगह एक क्या मिलेगा, सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो वो जो सोशल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में वो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर देख के लोग समझ जाएंगे कि ये एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। उसकी एक एक बातों से लोग समझ जाएंगे, उसके बॉडी जेस्चर से, उसका बॉडी लैंग्वेज से लोग समझ जाएंगे कि ये बच्चा जो एक बहुत अच्छे परिवार से आया है। इसके बात करने का ढंग अलग होगा, लोगों के साथ मिलजुल के रहने का ढंग अलग होगा। और जो इस तरह के परिवार में जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो बच्चा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा संकुचित रहेगा, डेवलप नहीं रहेगा उसका माइंड, ना उसके विचार उतने अच्छे होंगे, क्योंकि माइंड ही डेवलप नहीं है तो विचार कैसे उसके अच्छे होंगे, है ना। जैसा उसका मन रहेगा उस तरह से उसके कर्म भी होंगे, तो काम अच्छे हो ही नहीं सकते ऐसे लोगों के। तो फिर इस तरह से क्या होगा कि उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है ना, वो बिगड़ जाएगा। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स पे एक बच्चे को खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने एक परिवार का पूरा देख लिया कि क्या क्या फ़ायदा होता है, छोटा परिवार और उसके जो भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हमने देख लिए। बच्चे का ग्रोथ एक फैमिली में कैसा होता है, आइडल फैमिली कैसी होती है। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फ्रेंड्स के लिए रहेगा कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स का क्या रोल होता है, फ्रेंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो कल का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर आप बहुत बातें कर सकते हैं। आप मुझे शेयरिंग बहुत सारे करिएगा। कल मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स अच्छे से करें मुझे। एक्चुअली क्या होता है, जब कमेंट्स आप करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यस आप जुड़े हुए हैं, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, उसको कोई सुन रहा है, उसको कोई समझ रहा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई कमी है इसमें और कोई सुधार आपको चाहिए, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो मुझे वो भी बताइए। अच्छा बुरा हर तरह का कमेंट जो है वो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास में आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। और हर चीज़ को आप रटने की कोशिश मत करिए, आप अपने फैमिली में उस चीज़ को देखिए कि इतना अच्छा टॉपिक है फैमिली फ्रेंड्स, ये आप अपने लाइफ में जी रहे हैं। एनवायरनमेंट की हर चीज़ हम अपने लाइफ में जी रहे हैं, तो उसको अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। ये कनेक्शन आप जिस दिन कर लेंगे उस दिन आपके लिए सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे ना, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए नहीं रहेंगे, आपके लिए थोड़े टफ होंगे, घुमावदार क्वेश्चंस होंगे। तो वो आप समझेंगे जब मैं आगे एमसीक्यूज़ की आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बट इससे आप कनेक्ट होने की कोशिश करिए और फिर आपके लिए चैप्टर जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। सो आप लोग कल ज़रूर मेरे साथ जुड़िए 6 बजे। और आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं कि भाई ये डाउनलोड जो है आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, थोड़े दिन में आपको मिल जाएंगे। अभी नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ आप लोगों के हिसाब से, बट मैंने शॉर्ट नोट का जो आप लोग को तरीका बताया है उसको आप लोग अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपका एक अलग डायरी तैयार हो जाएगी, जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। वो बहुत ज़्यादा अपने हाथों से जो लिखी हुई बातें रहती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो बहुत दिन तक याद रहती है, तो वो आपको अच्छा लगेगा, उसको ज़रूर करिएगा फॉलो, और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे। ओके, सो अब एक बार आप देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पीजीटी टीजीटी के लिए जो आपका है टाइम टेबल, फुल कोर्स जो है, और सीटेट का न्यू बैच आप अटेंड कर ही रहे हैं। तो अभी अगर कोई क्लासेस आप मिस कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसको जल्द से जल्द अटेंड करिए, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अच्छे टाइमिंग अगर आप लेके पढ़ाई अभी से शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। सो आप अपना टाइम सेट कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। और फीडबैक आप लोगों से मुझे बिल्कुल ज़रूरी है, ये मिलना चाहिए कि भाई आपका फीडबैक क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ज़रूर बताइए। और कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई डाउट्स हैं, तो आप इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8209837844। ओके, सो थैंक यू ऑल। और आज की हम क्लास यहीं ओवर करते हैं और आशा करते